1965 में सिंगापुर आजाद हुआ। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने इस छोटे से देश को एक नई दिशा में धकेल दिया। एक छोटा सा आइलैंड नेशन, रिसोर्सेज भी कम और चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। मलेशिया से अलग होकर दुनिया के सामने अचानक आ गया। उसका फ्यूचर अनसर्टेन था और हर कोई सोच रहा था कि क्या यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। गरीबी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी ज्यादा थी और अलग अलग रेसेस के बीच टेंशन भी था। समाज में एकता की कमी थी और यह एक बड़ी चुनौती थी। सिंगापुर के सक्सेस के चांसेस बहुत कम थे। हर कोई सोचता था कि यह देश कैसे सरवाइव करेगा, लेकिन इसी साधारण शुरुआत से एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरणा देती है। शुरुआती सालों में सिंगापुर में एक जरूरी काम करने की भावना थी, एक नया रास्ता बनाने की ठान ली थी। लोगों ने मेहनत और लगन से काम किया। देश के लीडर्स को पता था कि अगर देश को सरवाइव करना है तो इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करना होगा और सोसाइटी में एकता होनी जरूरी है। उन्होंने एक मजबूत योजना बनाई। उन्हें एक प्लान चाहिए था, फ्यूचर के लिए एक विजन। यह विजन ही था जिसने सिंगापुर को आगे बढ़ाया। यहीं पर ली क्वान यू, सिंगापुर के संस्थापक, का लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। उनकी दूरदर्शिता और दृढ़ता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चैलेंजेस बहुत बड़े थे, लेकिन लोगों का हौसला भी कम नहीं था। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। वो मेहनत करने और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए तैयार थे। शिक्षा और मेहनत के बल पर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। उन्हें क्या पता था कि उनका नया देश जल्द ही दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत बन जाएगा। इंसानी दिमाग और अच्छी पॉलिसीज का एक एग्जाम्पल। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। ली क्वान यू, सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री, इस ट्रांसफॉर्मेशन के आर्किटेक्ट थे। उनके पास सिंगापुर के फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन था। ग्लोबलाइजेशन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के जरिए एक प्रॉस्परस और स्टेबल नेशन बनना। उनका लीडरशिप प्रैक्टिकल था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस था और अपने लोगों की पोटेंशियल पर पूरा बिलीफ था। सिंगापुर की लिमिटेशंस को समझते हुए ली क्वान यू को पता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है। उन्हें पता था कि ग्लोबल लेवल पर कंपीट करने के लिए सिंगापुर को वो ऑफर करना होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज चाहती हैं। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस फ्रेंडली रूल्स और स्किल्ड वर्कर्स। उनकी लीडरशिप में सिंगापुर ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। इसमें एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम बनाना, करप्शन फ्री गवर्नमेंट और एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शामिल था। इन एफर्ट्स ने सिंगापुर के इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव रखी। सिंगापुर की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, खास तौर पर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने पर बेस्ड थी। गवर्नमेंट समझती थी कि ये कंपनीज जरूरी कैपिटल, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज ला सकती हैं। इन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिंगापुर ने खुद को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बनाया, एक स्टेबल और रिलायबल हब जहां बिजनेसेस ऑपरेट और एक्सपैंड कर सकें। सिंगापुर ने बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाई, जैसे कम टैक्स, आसान सरकारी काम और इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट किया, वर्ल्ड क्लास पोर्ट, एयरपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क बनाया। इससे बिजनेस ग्रोथ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बना। ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन सिंगापुर आई। इसकी अच्छी लोकेशन, एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड वर्कफोर्स की वजह से जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, वैसे वैसे नई जॉब्स, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट और सिंगापुरियंस के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी ब्रेक की। ली क्वान यू और उनकी टीम को पता था कि एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए जरूरी है। उन्होंने महसूस किया कि एक छोटे से देश के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज में कमी रखता है, ह्यूमन कैपिटल ही सबसे बड़ा एसेट हो सकता है। वो समझते थे कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ह्यूमन कैपिटल सबसे वैल्यूएबल चीज है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट पर केंद्रित थी। इसलिए एजुकेशन सिंगापुर की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी का मेन पार्ट बन गया। उन्होंने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए टेढ़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट ने हर लेवल पर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, चाहे उनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर
फोकस वाला एक स्ट्रॉन्ग करिकुलम इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फील्ड्स इकोनॉमिक कम्पिटिटिवनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इस करिकुलम ने स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी स्किल्स से लैस किया। सिंगापुर ने वोकेशनल ट्रेनिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर भी जोर दिया, ताकि उनकी वर्कफोर्स ग्लोबल इकोनॉमी की चेंजिंग डिमांड्स के हिसाब से ढल सके। उन्होंने अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स और रीट्रेनिंग इनिशिएटिव्स भी शुरू किए। एजुकेशन पर जोर देने से सिंगापुर की वर्कफोर्स दुनिया की सबसे स्किल्ड और प्रोडक्टिव वर्कफोर्सेज में से एक बन गई। यह स्किल्ड वर्कफोर्स हाईटेक इंडस्ट्रीज और इनोवेटिव सेक्टर्स में काम करने के लिए तैयार थी। इससे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का एक अच्छा साइकिल बन गया। सिंगापुर का मॉडल यह दिखाता है कि कैसे सही इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिसी से एक नेशन अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकता है। सेक्शन 5, देश का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन प्लानिंग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने के अलावा सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बन प्लानिंग को भी इंपॉर्टेंस दी। गवर्नमेंट समझती थी कि एक वेल प्लान्ड और एफिशिएंट सिटी स्टेट इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है। सिंगापुर ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया। वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मॉडर्न हाउसेज और एफिशिएंट यूटिलिटीज बनाई। गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रिक्ट अर्बन प्लानिंग रूल्स भी बनाई। इन एफर्ट्स ने सिंगापुर को अर्बन एफिशिएंसी और लिवेबिलिटी का मॉडल बना दिया। सिटी स्टेट में क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट है, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और अफोर्डेबल हाउसिंग है। ये फैक्टर्स सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 6, टेक्नोलॉजी को अपनाना, एक हाईटेक हब। टेक्नोलॉजी की पावर को समझते हुए सिंगापुर ने खुद को एक हाईटेक हब बनाया। गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, टेक्नोलॉजी कंपनीज को अट्रैक्ट करने और इनोवेशन के कल्चर को फॉस्टर करने के लिए पॉलिसीज बनाई। सिंगापुर ने स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन्वेस्ट किया, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट और स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटीज शामिल हैं। गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी कंपनीज को सिंगापुर में सेटअप होने के लिए इंसेंटिव्स भी दिए, जिससे वो इनोवेशन का रीजनल हब बन गया। ये एफर्ट्स काम कर गए। सिंगापुर बायोटेक्नोलॉजी, फिनटेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे फील्ड्स में ग्लोबल लीडर बन गया। सिटी स्टेट में अब एक थ्राइविंग टेक इकोसिस्टम है, जो दुनिया भर से टैलेंट और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। सेक्शन 7, कानून का राज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस। सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस के पीछे उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस है। देश को इंडिपेंडेंस के बाद से ही स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम मिला है। पीपल्स एक्शन पार्टी या पीएपी 1959 से हर इलेक्शन जीत रही है। पीएपी गवर्नमेंट हालांकि स्ट्रिक्ट सोशल कंट्रोल्स के लिए क्रिटिसाइज की जाती है, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री गवर्नमेंट पर जोर देती है। इससे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का माहौल बना है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस ने सिंगापुर के इकोनॉमिक मिरेकल की नींव रखी है। इससे देश लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स बना पाया है और एक कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल बिजनेस एनवायरनमेंट बना पाया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स और अट्रैक्ट होते हैं। सेक्शन 8, चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स। प्रोग्रेस के रास्ते पर चैलेंजेस। सिंगापुर का जर्नी चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म्स के बिना नहीं रहा है। देश के स्ट्रिक्ट सोशल कंट्रोल्स, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीएपी का डोमिनेंस ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और कुछ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की क्रिटिसिज्म का कारण बने हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि सिंगापुर की इकोनॉमिक सक्सेस इंडिविजुअल लिबर्टीज और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की कीमत पर आई है। वो मीडिया पर गवर्नमेंट के कंट्रोल, पब्लिक गैदरिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस और बिना ट्रायल के डिटेंशन को ऑथोरिटेरियन रिजीम का सबूत मानते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि सोशल ऑर्डर, रेशियल हार्मनी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए उसका अप्रोच जरूरी है। वो कहती है कि उसकी पॉलिसीज देश और लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेस का उसका रिकॉर्ड खुद बोलता है। सेक्शन 9, लायन सिटी से सीक डेवलपमेंट का मॉडल। सिंगापुर का एक स्मॉल रिसोर्स स्कैर्स नेशन से ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। यह जर्नी रिमार्केबल है और इसमें कई की फैक्टर्स शामिल हैं। उसकी सक्सेस स्टोरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड गवर्नेंस पर फोकस की इंपॉर्टेंस बताती है। यह दिखाता है कि कैसे एक विजनरी लीडरशिप,
और वेल थॉट आउट पॉलिसीज किसी देश की किस्मत बदल सकते हैं। सिंगापुर का एक्सपीरियंस ग्लोबलाइजेशन को अपनाने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने और इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देने की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दिखाता है। यह एक उदाहरण है कि कैसे ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्लोबल इंटीग्रेशन से सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल की जा सकती है। यह ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करने, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलप करने और बिजनेस ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। सिंगापुर ने अपने लोगों को स्किल्स और नॉलेज से एम्पावर किया है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में वृद्धि हुई है। हालांकि सिंगापुर का मॉडल दूसरे कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया जा सकता। प्रैग्मेटिज्म, लॉन्ग टर्म विजन और एक्सेलेंस के लिए कमिटमेंट के उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऐसे किसी भी देश के लिए वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है और अपने सिटीजन्स की जिंदगी इंप्रूव करना चाहता है। यह मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की भी इंपॉर्टेंस बताता है, जो किसी भी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के लिए क्रूशल हैं।